तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, बात कर रहे हैं इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर 2022 का। तो काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर ये वाला पेपर सॉल्व करवा दीजिएगा। तो अभी सहारनपुर यूनिवर्सिटी जो है माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर जून स्टार्टिंग में जो है आपके एग्ज़ाम होने प्रस्तावित हैं। तो उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करके आप अपने अपने सब्जेक्ट्स की जो प्लेलिस्ट है वो विजिट कर सकते हैं। जैसे रिसर्च मैथोलॉजी, ये वाला पेपर जो है इसकी प्लेलिस्ट अलग है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट अलग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट अलग है, ऑपरेशन रिसर्च की प्लेलिस्ट अलग है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट अलग है। तो अपने अपने सब्जेक्ट के नाम से आपको जिस भी किसी क्वेश्चन पेपर की स्टडी करनी हो अपने सब्जेक्ट की, तो आप उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो एस सीरीज़ अवेलेबल है व्यूवर्स। और रिसर्च मैथोलॉजी जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी सारे पेपर्स में है, हिस्ट्री में भी होता है, पॉलिटिकल साइंस में भी होता है, कॉमर्स में भी होता है ना, और इकोनॉमिक्स में भी होता है। तो बात कर लेते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आए थे। तो बुकलेट का ये फ़ायदा है स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। डिक्टेट मैं हिंदी मीडियम में करूँगा, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, 50 रुपीज़ आप डिपॉजिट करवा करके आप जो 6396242878 मेरा मोबाइल नंबर है, तो केवल मैसेज कीजिएगा। तो रिसर्च मैथोलॉजी के मेरे पास 6-7 जो हैं क्वेश्चन पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अवेलेबल हैं। जैसे हिस्ट्री का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, कॉमर्स का भी है। तो सारे सीसीएस के पेपर हैं, सिलेबस लगभग सेम होता है। ठीक है, तो रिसर्च मैथोलॉजी का अच्छा खासा एक आपका क्वेश्चन बैंक जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए तो डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान का कार्य है। अनुसंधान, तो इसके तीनों कार्य होते हैं: मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना भी, समस्या का समाधान करना भी, और नवीन ज्ञान में वृद्धि करना भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये सभी अनुसंधान की दिशा में पहला कदम है, तो वो है ऑप्शन सी, एक समस्या का पता लगाना। थर्ड, एक शोध योजना कैसी होनी चाहिए? तो देखिए, विस्तृत भी होनी चाहिए और समीक्षा और टिप्पणियों के लिए दूसरों के समक्ष भी रखनी चाहिए, और शोध अध्ययन के लिए तर्कशील होनी चाहिए। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी तथ्यों के संग्रह की विधि है? तो वो होती है साक्षात्कार, इंटरव्यू। देखिए व्यूअर्स, क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो सारे के सारे सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की पर निर्भर हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन के आंसर से सहमत ना हो, तो आपने अगर वो कोई क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है कहीं पर किसी बुक में, तो आप अपने आंसर को सही मानिएगा। ठीक है, नंबर 5 है वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। तो वस्तुनिष्ठा, सत्यापनशीलता और भविष्य कथन, ये तीनों होती हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है। ये सभी निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? बी, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। अनुसंधान के संदर्भ में क्या सही है? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी की। रिसर्च मतलब री प्लस सर्च। और बी, अनुसंधान किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित समस्या का सर्वांगीण विश्लेषण है। और सी, अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजना है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। मौलिक अनुसंधान कौन सी क्षमता को दर्शाता है? वो दर्शाता है ऑप्शन बी, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना। निम्नलिखित पत्र साहित्य में से कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? तो वो होता है जर्नल। शोधकर्ता का विशिष्ट गुण है, तो जिज्ञासा, सक्रिय कल्पना और क्षमता, ये तीनों ही होते हैं। डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी या ये सभी। समूहीकृत डेटा को कहा जाता है। ठीक है, तो उसम कहा जाता है, उसम सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक समंक।
12 वर्ग की सीमाएं तब ली जा सकती हैं जब चर की प्रकृति है। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। तो सीमाएं यानी कि जो आपके बाउंड्रीज होती है, क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल जो होती है, तो जब वो कॉन्टिन्यूस सीरीज में होती है। ऑप्शन बी सतत। क्वेश्चन नंबर 13 वर्गों की संख्या निर्भर करती है, तो वो वर्ग अंतराल की, क्लास इंटरवल की। पाई चार्ट का कुल कोण होता है कि वो होता है 360 डिग्री। आरेखन दूसरा रूप है, किसका है? सारणी अंक का है, टेबुलेशन का। आयत चित्र एक ग्राफ है, किसका? आवृत्ति वितरण का। ऑप्शन नंबर ए। 17 डैश की गणना के लिए संचयी आवृत्ति बहुभुज का उपयोग किया जा सकता है, माध्यिका का, मीडियन का। वह पैमाना जिसमें कोई क्रम, दूरी अथवा मूल नहीं होता है, लेकिन वस्तु की पहचान के लिए टैग के रूप में उपयोग किया जाता है, कहलाता है, तो वो होता है हमारा नॉमिनल स्केल। हिंदी में हम कहते हैं उसे सांकेतिक या नामिक पैमाना। परसेंटाइल स्कोर माप का एक पैमाना मानते हैं, जिसे कहा जाता है, उसे हम कहते हैं क्रम सूचक पैमाना, ऑर्डिनल स्केल। 20 है एक नमूने का अध्ययन करना जिसका अध्ययन है, तो वो होती है, ऑप्शन बी सही है, केवल प्रतिनिधि मदें, है ना, ओनली रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स। देखिए व्यूअर्स, केवल रिवीजन पर्पस से ही मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने जो भी कोई स्टडी करी है कुछ टाइम की, तो आपको पता लग जाए कि पेपर किस हिसाब से आता है। CCS में तो ये आपका पेपर जो है सेकंड टाइम आया है, बट सहारनपुर यूनिवर्सिटी में जो ये पेपर है आपका, ये फर्स्ट टाइम आएगा। तो सहारनपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 21 है अनुसंधान की निम्नलिखित में से किस विधि के माध्यम से कारण और प्रभाव संबंध पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो वो होती है प्रयोगात्मक विधि। निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में परिकल्पना स्पष्ट होने के लिए बाजार के बजाय आमतौर पर निहित होती है, तो उसका आंसर है ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड। मात्रात्मक अनुसंधान को डैश भी कहा जाता है, तो इसको हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी कहते हैं, संरचित दृष्टिकोण। अनुसंधान एक संगठित और व्यवस्थित जांच है। परिभाषा दी है, किसने दी है? वो दी है इमोरे ने, ऑप्शन ए। अनुसंधान एक वैज्ञानिक उपक्रम है, किसका विचार है? ये विचार है P.V. यंग का। मौलिक तटस्थता किसकी विशेषता है? तो वो है वैज्ञानिक पद्धति की। वैज्ञानिक पद्धति प्रतिबद्ध है, तो वो है निष्पक्षतावाद, ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए। तार्किक प्रक्रिया के तरीकों में से एक को कहा जाता है, किसको? आगमन को, इंडक्शन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सामाजिक विज्ञान संबंधित है, किससे? मनुष्य से होता है। वह विधि जिसके द्वारा नमूने का चयन किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिज़ाइन, है ना, और योजना भी कहते हैं। संरचित साक्षात्कार को कहते हैं, तो उसे हम बंद साक्षात्कार या औपचारिक साक्षात्कार दोनों ही कहते हैं। तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। संरचित साक्षात्कार के लाभ हैं, तो देखिए परिशुद्धता, सरल और विश्वसनीयता, तीनों ही हैं। डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। केंद्रित साक्षात्कार को कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेमी इंस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अर्ध संरचित। साक्षात्कार की संचालन प्रक्रिया में कौन आमने सामने होते हैं, ठीक है, तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों, यानी कि सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता दोनों ही होते हैं। सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। साक्षात्कार प्रविधि कैसी विधि है? तो ये होती है प्रत्यक्ष। सकेंद्रित साक्षात्कार के सर्वप्रथम अनुयायी हैं, होते हैं
ऑगबर्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संरचित साक्षात्कार में जिस प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है तो उसे कहा जाता है साक्षात्कार अनुसूची। डैश साक्षात्कार का अर्थ वह साक्षात्कार है जिसमें अनुसूची का उपयोग किया जाता है, तो वो होती है संरचित। किसके अनुसार व्यक्तिगत साक्षात्कार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मिलाता है, तो वो है सिन पायो यांग। प्रश्नावली के लाभ हैं तो निरीक्षण की सुविधा, व्यापक अध्ययन और वस्तुपूरक आंकड़े तीनों ही होते हैं, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकल्पना का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, पूर्व प्राप्त तथ्यों का सत्यापन करना। एक उपकल्पना इंग्लिश में इसे हाइपोथेसिस कहते हैं, अच्छी होती है यदि ऑप्शन ए उसे स्वीकार करने व अस्वीकार करने की 50-50% संभावना हो। अनुसंधानकर्ता जब अपने प्रयोग के आधार पर किसी उपकल्पना की पुष्टि करना चाहता है तो उसे कहते हैं, तो हम कहते हैं अनुसंधान उपकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस। एक अनुसंधान अभिकल्प एक अनुसंधान का व्यवस्थित नियोजन तथा निर्देशन है। यह परिभाषा किसने दी है, तो ये दी है P.V. यंग ने। चलिए नेक्स्ट है, डैश अनुसंधान अभिकल्प वह विशेष प्रारूप है जिसका उद्देश्य किसी अध्ययन विषय के बारे में यथार्थ तथ्य एकत्रित करके उन्हें एक विवरण के रूप में प्रस्तुत करना होता है, वो होता है डेस्क्रिप्टिव, है ना, विवरण, ध्यान रखिएगा, वर्णनात्मक। एक अनुसंधानकर्ता जब किसी समस्या के वास्तविक कारणों को जानने तथा उनका समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किसी अनुसंधान अभिकल्प का निर्माण करता है, तब ऐसे अभिकल्प को कहते हैं, उसे हम कहते हैं निदानात्मक अभिकल्प। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अनुसंधान अभिकल्प की कुछ कसौटियां हैं जिनके आधार पर उनकी परख की जाती है। निम्नलिखित में से किसे आप एक उत्तम कसौटी नहीं कहेंगे, तो वो है ऑप्शन डी। देखिए नहीं वर्ड उसने पूछा है, तो विश्वसनीयता को उत्तम बनाए रखने की क्षमता। क्वेश्चन 48, अनुसंधान अभिकल्प की विषय वस्तु है, तो अनुसंधान का विषय, प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि, अध्ययन की प्रकृति, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। सामाजिक अनुसंधान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, तो वो होता है मानव उन्नति का आधार। जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है, 4 का। यह कथन किसका है, समस्या का तात्पर्य हमारे ज्ञान की रिक्ति से है, तो वो है ऑप्शन ए मैकगूनन। ठीक है, मैकगूनन। चलिए नेक्स्ट है, वह समस्या जिसका संबंध अतीत की घटनाओं से होता है, तो वो होती है ऐतिहासिक समस्या। वह समस्या जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध का उल्लेख किया जाता है, ऑप्शन ए प्रायोगिक समस्या। किसने कहा है कि हम समस्या की प्रस्तावित व्याख्याओं या समाधान के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो कोहन और नगेल दोनों ने कहा है, तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। परिकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंध का अनुमानात्मक कथन है, यह परिभाषा किसने दी है, तो ये दी है ऑप्शन ए कर्लिंगर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, परिकल्पना अनुसंधान को बनाती है, तो क्या बनाती है, सार्थक भी बनाती है, निर्देशित भी और विशिष्ट भी, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। वह परिकल्पना
जिससे ऐसे संबंधों का उल्लेख किया जाता है जो सभी चरों के लिए सभी स्थान तथा सभी समय पर लागू होता है, कहलाती है। तो कहलाती है सार्वभौमिक परिकल्पना। दो मध्यमानों के बीच अंतर की सार्थकता को जांचने के लिए अपनाया जाता है। तो देखिए, नल हाइपोथेसिस अपनाते हैं, पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में काई स्क्वायर टेस्ट में, शून्य परिकल्पना। वह परिकल्पना जिसमें कम से कम एक चीज़ का उल्लेख किया जाता है जिसकी एक निश्चित विशेषता होती है, तो उसे हम कहते हैं अस्तित्वपरक परिकल्पना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी उपकल्पना की विशेषता नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। उपकल्पना को चरों के संबंधों पर आधारित होना चाहिए। पुस्तक नेचर एंड टाइम्स ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी किसने लिखी? डेल ने। पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन किसने लिखी? तो होदा, ड्यूच और कुक, इन तीनों ने लिखी है। डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। सामाजिक अनुसंधान प्रणाली है, तो वो गुणात्मक प्रणाली, पुस्तकालय प्रणाली और गणात्मक प्रणाली तीनों ही हैं, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। विवरणात्मक अनुसंधान अभिकल्प के उद्देश्य हैं, तो दो होते हैं। मर्टन ने प्रयोग सिद्ध अनुसंधान के महत्व को कितने भागों में बांटा है? तो तीनों भागों में बांटा है, यादृच्छिक खोज, सैद्धांतिक पुनर्निर्माण और अवधारणाओं को स्पष्ट करना, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? तो वह चरों में जोड़ तोड़, यानी जो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, प्रयोगात्मक अनुसंधान की विशेषता है, तो स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण भी है, आश्रित चर का मापन भी है और विचलन नियंत्रण भी होता है, तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। प्रयोगात्मक अनुसंधान का गुण है, तो वो है परिशुद्धता। किसने लिखा है कि मूलतः प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है? तो वो लुंडबर्ग ने लिखा है। यदि अनुसंधानकर्ता को कम समय में अधिक अनुक्रियाएं प्राप्त करनी होती हैं तो वह किस विधि का प्रयोग करता है? तो वो करता है प्रश्नावली का। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है, तो वो होता है परिकल्पना। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य नहीं है? तो वह है चरों का नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित है? तो वो होता है प्रायोगिक साक्ष्य। निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में नमूने के चरों के नियंत्रण और नमूने के यादृच्छिकरण के हेरफेर दो मूलभूत आवश्यकता है? तो वो है प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता है? तो वो है ऑप्शन ए, सकारात्मक धारणा और डेटा विश्लेषण से बचा जाता है। किस अनुसंधान विधि में स्वतंत्र चर का हेरफेर संभव है और ना ही वांछनीय चर का नियंत्रण? तो वो होती है पूर्व व्यापी विधि, एक्स पोस्ट फैक्ट मेथड। चलिए नेक्स्ट है, अनुभवजन्य शोध में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वो होती है वैज्ञानिक विधि। वह शोध पद्धति जो परिवर्तनशील चर स्वतंत्र मॉडरेटर और आश्रित मॉडरेटर के बीच नियंत्रण के साथ आकस्मिक संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है, कहलाती है। वो होती है ऑप्शन डी, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड। सांस्कृतिक नृविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से किस शोध पद्धति का उपयोग
उपयोग किया जाता है? तो वो होती है प्रतिभागी अवलोकन। चलिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफ था स्टूडेंट्स ये 2022 वाला। 80 है प्रयोगात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, तो वह चरों के बीच संबंध स्थापित करना। अनुसंधान का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए की गई व्यवस्थित जांच है। ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर ने। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रभाव ही अनुसंधान है। यह परिभाषा किसने दी? ये दी है ऑप्शन बी रेडमैन एवं मोरी ने। अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है? देखिए, तीनों ही सही हैं इसमें कि पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए और ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? तो वो होता है अनुभववाद। निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? तो वो है अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से। निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? अवलोकन है ना, ऑब्जर्वेशन, ये हमारी रिसर्च का मेथड नहीं होता। मौलिक अनुसंधान को आमतौर पर कौन सी परिस्थिति में किया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रयोगशाला की परिस्थितियों में। चलिए, नेक्स्ट है 88। निम्नलिखित में से किस अनुसंधान में पुस्तकें और अभिलेख तथ्यों के प्राथमिक स्रोत हैं? तो वो होता है ऐतिहासिक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में अनुसंधान में नीचे से ऊपर और उत्पादक दृष्टिकोण की विधि की वैज्ञानिक विधि है? तो वो है आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड। मूलभूत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बीच मुख्य अंतर क्या है? वो होती है उपयोगिता, यूटिलिटी। मापन का सबसे सरल रूप कौन सा पैमाना है? तो वो होता है नाममात्र, नॉमिनल। निरपेक्ष शून्य किसमें मौजूद है? अनुपात पैमाना में। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंकों के असाइनमेंट के रूप में किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, तो वो होता है नाममात्र समग्र। योग्यता, अभिवृत्तियों और रुचि को किसके द्वारा मापा जाता है? रेटिंग स्केल्स के द्वारा। क्रम निर्धारण पैमाना। जब आंकड़ों को एक ही विशेषता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहते हैं हम साधारण वर्गीकरण, जो हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। विशेषताओं द्वारा डेटा के वर्गीकरण को कहा जाता है गुणात्मक वर्गीकरण, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। किसके मामले में वर्गीकरण लागू होता है? तो एक तो मात्रात्मक वर्ग और एक गुणात्मक वर्ग, यानी कि डी सही है, बी और सी दोनों के लिए। वर्गीकरण में डेटा को तदनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो वो होता है समानता, ऑप्शन ए करेक्ट है। जब किसी गुण के 3 से अधिक स्तर होते हैं तो उसे कहा जाता है कई गुना विभाजन, मैनिफोल्ड डिवीजन। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। एक आवृत्ति वितरण हो सकता है, तो वो असतत भी हो सकता है, डिस्क्रीट, और वो सतत भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो बी और सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। तो ये था व्यूवर्स आपका रिसर्च मैथोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन बैंक मेरे पास है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन है, कम से कम 6-7 क्वेश्चन पेपर हैं ये मेरे पास में, तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है,
और बाकी जो है हिंदी मीडियम में और भी क्वेश्चंस हैं और इंग्लिश मीडियम में कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो केवल 50 रुपीज़ आप डिपॉजिट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है, जो मैंने शुरू में बोला था, तो आप इसकी PDF भी ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, आपको फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल ज़रूर शेयर कर दीजिएगा मेरा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।